हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। एग्जैक्टली क्या है कि इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, इन ट्राइब्स की अधिकारों की रक्षा कौन करता है। मतलब कुल मिलाकर के ट्राइब्स के अधिकारों की रक्षा कौन करता है। एक ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई गई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए देखा था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अभी आज का जो हमारा चैप्टर है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये हम जानते हैं कि जब ये बनाया गया था, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आया था, तो सबसे पहले इसमें क्या था कि एक कमिश्नर अपॉइंट किए गए। देन आफ्टर कमिश्नर के बाद फिर जब चीजें आगे मतलब बढ़ी, तो फिर यहां पर क्या हुआ कि एक नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर करके इसको बाइफॉर्गेट किया गया और फिर बाइफॉर्गेट करके क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी, और एक सेपरेट बॉडी बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड देन आफ्टर अदर बैकवर्ड क्लास। तो ये अलग अलग तीन समय की बात हो रही है, मतलब 2018 तक की जर्नी हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का जो हमारा है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब एग्जैक्टली हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं वो जंगल में रहते हैं, या मतलब पिछड़े वर्ग में अभी भी आते हैं, बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ इनका। ठीक है, तो इनको अलग से ट्रीटमेंट देने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं की है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनसीएसटी शॉर्ट फॉर्म में। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू सेफगार्ड द राइट्स, वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कुल मिलाकर के कि हमारे जो भी ट्राइबल लोग हैं, हमारे देश के आदिवासी लोग, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनको उनके सोशल इकोनॉमिक मतलब जो उनके मॉनिटरी रिलेटेड चीजें हैं उनको ठीक करना, सोसाइटी में उनको बराबरी का दर्जा देना, ठीक है, और उनके अहमियत को समझना। तो ये सारी चीजों को कौन देखेगा, उनके सेफगार्ड कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये हमारा एसटी कमीशन। ठीक है, अक्रॉस द इंडिया एन एसेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। हम जानते हैं कि सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन आते हैं हमारे, जो भी एसआई, पीसीएस, पीएससी, यूपीएससी जितने भी एग्जाम हो उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आया करते हैं। और एग्जैक्टली ये मतलब अगर आप ढंग से नहीं पढ़े तो ये ट्रैप बन जाता है कि नेशनल कमीशन जो है वो किसको, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी जो भी है वो किसको अपना रिपोर्ट देता है, फिर वो रिपोर्ट कहाँ रखा जाता है, इनका स्टेटस कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो मतलब ये कोर्ट जैसा काम करते हैं, और अगर कोर्ट जैसा करते हैं तो कैसे कोर्ट जैसा काम करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। ये क्वेश्चन मतलब ये कुछ ट्रैप्स हैं जहां पर हमें फंसाया जाता है और एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा, और क्या होता है हम वहां फंस के गलत करते हैं। तो यहाँ पे हम सारे फंडे क्लियर करेंगे धीरे धीरे, आप लास्ट तक बने रहो। देखो इसमें एग्जैक्टली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाइस है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल था 338, अभी भी है, इसको हटाया थोड़ा ना गया है। इस 338 में बोला गया था कि स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे, जिनको हमने कमिश्नर बोल लिया था या ऐसा बोल लिया था, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें हमने एससी एंड एसटी कमीशन बनाया था। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338। तो पहले 338 बना, 338 के बाद फिर 338 से क्या किया गया, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग किया गया, और 330B जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। पार्ट मैंने कल ही बता दिया था, पार्ट 16 में है ये। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 338 आर्टिकल कहां है, तो पार्ट 16 में है। तो ये चीजें भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आर्टिकल 338A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एनसीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर है, इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप ऐसे याद रखिए, नॉट अ स्टैट्यूटरी वन। आप जानते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दे रहा हूं, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे उनको पता होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत, मतलब जिनका जिक्र संविधान में है, जिनके लिए कोई आर्टिकल है, कोई रेफरेंस आर्टिकल है, उसको फॉलो करते हुए, मतलब संविधान में अगर लिखा हुआ है कि कैसी बॉडी बनेगी तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया है और ऐड करने के बाद ये संवैधानिक व्यवस्था है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नॉट अ स्टैट्यूटरी वन, मीनिंग इट्स ऑथोरिटी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। क्लियर है, मतलब इसका जो भी ऑथोरिटी है वो कहां से हमें मिलता है, तो वो संविधान के आर्टिकल 338A से मिलता है, गिविंग इट स्ट्रॉन्ग लीगल स्टैंडिंग। क्लियर है कि माइलस्टोन क्या है, तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। हम जानते हैं कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और उसमें बोला गया कि क्रिएटेड अ कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। क्लियर है,
एसटी अंडर आर्टिकल 338, और इसी 65वें संविधान संशोधन से इसको हमारे एससी एसटी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा 2003 में, और इसके तहत क्या कर दिया जाएगा, एससी और एसटी के दोनों मतलब जो कंबाइनली वर्क करते थे उससे एसटी को अलग कर दिया जाएगा, मतलब शेड्यूल कास्ट कमीशन एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन से शेड्यूल ट्राइब को अलग करके एक नया कमीशन बना दिया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ऐसा करके बनेगा। और फिर इसमें ये बोल दिया गया कि आर्टिकल नया रहेगा तो एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया 338A, तो ये याद रखेंगे। और 2004 से ये फंक्शन में आया, ठीक है। तो इसका एग्जिस्टेंस कब से देखता है, तो 3 के अमेंडमेंट के तहत 4 में बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कमीशन बिकम ऑपरेशनल मार्किंग और लैंडमार्क इन ट्राइबल राइट्स गवर्नेंस, क्लियर है। कुल मिलाकर के ट्राइबल पीपल के राइट्स के लिए ये बनाया गया, और यहां से ट्राइबल राइट्स के लिए अब ये डिसीजन लेगा। पहले क्या था कि जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जिसको बनाया गया था, वो हमारे संवैधानिक व्यवस्था के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इवन एंग्लो इंडियन भी हैं इसमें, आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ये 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के साथ है तो इसमें एंग्लो इंडियंस को भी ऐड किया गया है, क्योंकि वो एंग्लो इंडियन कौन होता है मैं बता देता हूं, वो अंग्रेज जो भारत से नहीं गए, भारत में ही रह गए, उनने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, उनको हमने एंग्लो इंडियन का दर्जा दिया है, क्लियर है, मतलब वो एंग्लो इंडियन है ही। अभी उनका नेशनलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गया, आप यूं समझो कि अब वो भारतीय हो गए हैं, और भारतीय होने के बाद फिर एक अमेंडमेंट आता है और उनका जो रिजर्वेशन वगैरह था वो भी अब खत्म हो चुका है पार्लियामेंट में। आप जानते हैं जो प्रेसिडेंट हैं वो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा से डायरेक्ट अपॉइंट करते थे लोगों को, और अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ हमारे पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियन का तो उनको भी डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया जाता था। तो ये चीजें अब खत्म हो गई हैं। कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा तो है, एंग्लो इंडियन को हमने बोला कि इतने दिन से रह रहे हैं कि अब हमें कोई अंतर ही नहीं पता चलता कि कौन एंग्लो इंडियन है और कौन इंडियन है, क्लियर है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए 2004 से ऑपरेशनल हुआ, मतलब ऑपरेशन में आया, मतलब ये फॉर्म कर दिया गया। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या बैकग्राउंड ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कमीशन, अब शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब बना है हम जानते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन था, एंड देन आफ्टर बना है, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन था, एंड देन आफ्टर उसको बाइफरगेट कर दिया गया, अलग अलग कमीशन बना दिया गया। तो इतिहास में अगर हम देखेंगे तो 1990 के पहले कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद ये कमिश्नर के फॉर्म में एक ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर क्या होता है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, एंड ज्वाइंट नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज बनाया गया अंडर आर्टिकल 338, क्लियर है। तो ये हमारा अब यहां तक क्या है कि एक कमिश्नर है, यहां से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया जाता है, एक कमीशन बना दिया जाता है। और फिर 1999 में क्या होता है, अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बनाया जाता है, क्लियर है। 1999 में जब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बनाया जाएगा वो अलग से काम करेगा, क्यों, क्योंकि कुछ कमिटीज बनाई गई और उन कमिटीज ने रिकमेंड किया कि ट्राइब्स का मैटर अलग है कास्ट से, मतलब शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनसे अलग ही मैटर है शेड्यूल ट्राइब का। वो लोग बिल्कुल मतलब कल्चरली देखा जाए उनको, या उनके ज्योग्राफिकल रीजन को देखा जाए, या उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को देखा जाए, या उनके हैबिट एंड हैबिटाट को देखा जाए, तो ये सब कुछ डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट है तो एक साथ कमीशन काम करे तो ये सही नहीं है। जब अपनी मिनिस्ट्री अलग बन गई है तो फिर उसके बाद फिर से अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर बना कब, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1999 में, क्लियर है। सिग्नलिंग नीड फॉर फोकस ट्राइबल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये बनाया किस लिए गया था भाई, तो इसीलिए बनाया गया था कि ट्राइबल लोग जो हैं उनके लिए अलग से पॉलिसीज बनाई जाए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो इसके सहारे हमने क्या किया, एक अमेंडमेंट ला दिया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये क्या कर दिया, बाइफरगेट कर दिया कमीशन को, क्या, एनसीएससी जो था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उससे अलग कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट एक अलग बन गया अंडर आर्टिकल 338, एंड एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बन गया 338A के तहत, ठीक है, 338A के तहत बना दिया गया। तो अभी हमारे पास 2 कमीशन है। देन आफ्टर फर्दर आप देखोगे कि 2018 में हम इसको इससे भी अलग करेंगे, और क्या कर देंगे, शेड्यूल कास्ट है उसी के साथ ओबीसी है तो धीरे से उसको अलग करके क्या कर देंगे कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एक अलग से, या बैकवर्ड क्लास के लिए एक अलग से हम वो बना देंगे, कमीशन बना देंगे, नेशनल कमीशन, क्लियर है। तो यहां पर 2003 में एक्ट आया, और हमने बोला ही था कि 2004 में, अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि 2004 में ये ऑपरेशनल हो गया, मतलब ये गठन हो गया इसका, ये ऐसे याद रखिए। तो एनसीएसटी फॉर्मली comes into existence beginning its mandate
फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड राइट मॉनिटरिंग। क्लियर है, 2004 से आ गया। अब 2005 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट आते हैं, मतलब प्रेसिडेंट तो हैं ही, आते क्या हैं, प्रेसिडेंट ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसके कामों में कुछ और इजाफा, या आप ऐसा कह लीजिए कि ग्रोथ उसमें ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो पहले जो भी काम करते थे, मतलब उनका क्या है, वेलफेयर के लिए व्यवस्थाएं करना। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है तो बिना उनसे पूछे नहीं आएंगी। उनका सिविल कोर्ट का दर्जा मिला हुआ है तो कोई भी मैटर वगैरह है तो उसकी हियरिंग करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, किसी को समन करना, ये सारा काम था। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसमें जोड़ दिया क्या, फॉरेस्ट, लैंड, लाइवलीहुड राइट्स। ठीक है, द कोर ये रचनल है, एसटीज हैव अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। अब हम जानते हैं इनका अपना क्या होता है, अलग एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, एक अलग जगह पे रहते हैं। आप जैसे आप जाओगे ना तो किसी भी ट्राइबल एरिया में जाओगे तो वो लोग जंगल या किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जो थोड़ा सा मतलब अलग है, तो इनका एकदम से रहन सहन आपको अलग सा दिखेगा। और कई जगह पे ऐसे हैं कि कई फॉरेस्ट एक्ट भी लागू नहीं होते इन पे, मतलब कुछ हद तक उनको लिवरेज मिला हुआ, और मिलना भी चाहिए क्योंकि जंगल में बहुत समय से रह रहे हैं, वो जंगल पे ही डिपेंडेंट है। तो ये चीजें किया गया। ठीक है, कल्चरल यूनिकनेस, आप जाकर के देखिए, इनके मैरिज रिचुअल्स देखिए, आप इनके खाने का रिचुअल देखिए, हर चीज, उनका कपड़ा पहनावा, हर चीज अलग डिजाइन का है। कई लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, जैसे कि आप इनकी पेंटिंग्स देख लीजिए, आप इनके आर्ट एंड क्राफ्ट देख लीजिए, बहुत बहुत मतलब जैसे एमपी में भीली गुड़िया बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये याद रखिए, कल्चरल यूनिकनेस एंड डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फ्रॉम एससीज। अब हम जानते हैं शेड्यूल कास्ट से बिल्कुल इनका सब कुछ अलग है। अगर आप जाएंगे ना एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में बैठिए और एक शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में बैठिए, दोनों बहुत अलग हैं, तो दोनों को एक साथ रखना सही नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने दो बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक सेपरेट बॉडी बना दिया गया। आप जानते हैं जो फोकस किसके लिए हो, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, प्री मेंस इंटरव्यू तक पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा इसके लिए फोकस रहें। जो चैप्टर फालतू होता है, मेरे हिसाब से फालतू क्या मतलब लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हम मक्कारी कर सकते हैं, तो उस मक्कारी वाले चैप्टर को मैं पहले ही बता देता हूं कि थोड़ा सा इग्नोर कर देना, यहाँ पर इग्नोर मत करना, अच्छे से पढ़ना। तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके रिपोर्ट्स वगैरह सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसको भी वीडियो का थोड़ा सा फॉन्ट आज छोटा रह गया है, अगर लग रहा हो कि वीडियो का फॉन्ट छोटा है, तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी में जाकर के सेटिंग में, यूट्यूब सेटिंग में क्या करें कि उसके पिक्सल्स बढ़ा लें, मतलब उसके पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लें। हम फुल एचडी में वीडियो डाल रहे हैं, तो अगर आप ये थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। अगर ब्लर हो रहा हो वीडियो तो आप ये काम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंपोजिशन सेम, मतलब कंपोजिशन में कुछ भी बहुत कुछ भी अंतर नहीं है। आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसा शेड्यूल कास्ट के लिए बना है ना कमीशन, वैसा ही ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है। देखिए इसमें एक चेयरमैन है, कल ही हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है बैकवर्ड क्लास के लिए। तो याद रखो, एक वाइस चेयरमैन होंगे, मतलब एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर होंगे, और इनके क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पर, ये याद रखना। ये किसके ऊपर है, तो पूरे प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो देखिए एक चेयरपर्सन हो गए, हेड द कमीशन एंड प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन। क्लियर है। अब चेयरपर्सन का काम क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब वाइस चेयरमैन क्या होंगे, जब चेयरमैन अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इनको असिस्ट करने के लिए होंगे। मतलब जैसे मान लो जब चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, या चेयरमैन को कोई जरूरत है तो डायरेक्ट वाइस चेयरमैन के साथ काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा है, असिस्ट द चेयरपर्सन एंड डेपुटाइज इन देयर एब्सेंस। क्लियर है। मेंबर कितने होंगे, 3 होंगे। अदर मेंबर्स हु पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशंस एंड डेलिब्रेशंस। क्लियर है। इनके जो भी काम होंगे उनमें हेल्प करना। इन्वेस्टिगेशन कोई चल रहा है, कोई जांच चल रहा है, या कोई इनको लग रहा है कि रिकमेंडेशंस देना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए उसको पूरा रिव्यू करना और सारी चीजें, तो लोग साथ में मिलकर के करेंगे, इस तरीके से काम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अपॉइंटमेंट सेम सब कुछ, अगर पहला चैप्टर आपको याद है, मतलब इसके पहले वाला चैप्टर याद है, तो यहां पर आप एकदम कट पेस्ट मार दो, काम हो जाएगा। देखिए, ऑल मेंबर्स अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई वारंट अंडर हैंड एंड सील। क्लियर है। बराबर साइंस ठप्पे के साथ ज्वाइनिंग जाएगा, इनको मतलब अपॉइंट किया जाएगा, वारंट के थ्रू बुलाए जाते हैं। याद रखना, टेन्योर 3 ईयर का होगा पर टर्म, मतलब एक बार अगर अपॉइंट होते हैं तो 3 साल तक बने रहेंगे, ये इनका जनरल टर्म है। क्लियर है। और ये भी याद रखना, मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर
अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, कुल मिलाकर के मेंबर्स को 2 बार से ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं होगा किसी भी पर्सन का, मतलब एक बार 3 साल के लिए, फिर उसके बाद 3 साल के लिए, उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, 2 ही टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, याद रखना। कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि इनके सर्विस के कंडीशन, टर्म, टेन्योर जो भी है वो कौन डिटरमाइन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और सेम चूंकि सिविल कोड जैसा है तो उसमें कोई नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो वो चीजें तो रहेंगी, हमेशा रहती हैं। तो ये चीज थोड़ा सा याद रख लेना कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, 3 साल इनका जनरल टर्म है, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए, मतलब सेकेंड टर्म के बाद रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, 2 टर्म के लिए, मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म में रीअपॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, कंडीशन सर्विस कौन डिफाइन करेगा, तो वो सारा डिटर्मिनेशन पावर किसके पास है, प्रेसिडेंशियल पावर में है, मतलब प्रेसिडेंट करेंगे। और प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपको पता है, तो कभी एग्जाम में ऐसा ना पूछ करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछे तो वो भी याद रख लेना। मतलब आपको प्रेसिडेंट अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा हुआ है, आपको अगर पार्लियामेंट पढ़ा हुआ है, तो ये चीजें मेरे को नहीं लगता है कंफ्यूज करेंगी, आप बहुत इजीली आंसर कर लेंगे। चलिए तो देखिए, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 5 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। हमने पढ़ा है कि 1 चेयरमैन प्लस 1 वाइस चेयरपर्सन प्लस 3, तो ये टोटल हो गया 5, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल 5 लोग हैं। चलिए, छोटा सा चैप्टर है, तेजी में थोड़ा सा निकाल रहा हूं कि बस चीजें बहुत लॉजिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता है, यहां पर फैक्चुअल ज्यादा है ये। तो अगर फैक्ट्स पे थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी दिक्कत जाना है। ठीक है, तो देखिए, कोर फंक्शन अंडर आर्टिकल 338A, मतलब 338A के तहत ही तो बनाया गया, 338B में बैकवर्ड क्लास है, 338 में अब शेड्यूल कास्ट है, तो ये है। तो देखिए, द कमीशन इज वेस्टेड with a broad and powerful mandate to protect, monitor and advance the interest of scheduled tribe at every level of governance। कुल मिलाकर के हर स्तर पे शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए जो भी काम होगा वो इनका होगा, मतलब इनके रिकमेंडेशन से इनको जांचने का अधिकार है, इनको जाकर के देखने का अधिकार है कि क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये काम है इनका। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर। क्लियर है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे मान लो कि ट्राइब का किस तरीके से डेवलपमेंट हो या कहां पे दिक्कतें आ रही हैं, कुछ अगर रिपोर्ट्स आए हैं या कुछ वो आया है, मतलब डिमांड आया है, तो उसको देखना और मॉनिटर करना कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी सही साथ चल रही है, कौन सा ट्राइब पिछड़ा हुआ है अभी किस कारण से, और कहां कहां उनमें रिकमेंडेशन देना है गवर्नमेंट को कि ये डेवलप्ड हो पाए। तो ये सारी चीजें इनका काम है। देखिए, एग्जामिन ऑल मैटर रिलेटिंग टू constitutional and legal safeguard for STs and evaluate their practical implementation across states। कुल मिलाकर के जो हम हवाओं में तो कहीं पेपर नहीं दौड़ा रहे हैं, कई बार गवर्नमेंट की स्कीम्स में आपने देखा होगा, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं, पर आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि गवर्नमेंट की स्कीम्स कई बार कागजों में दौड़ रही होती है, मतलब आम जनता तक कई बार पहुंचती ही नहीं, और पहुंचती है तो पता चला कि 100 रुपए आया था तो 2 रुपए पहुंचा। तो क्या ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है, बढ़िया इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म हो रही हैं, चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, तो ये इनका काम होगा। दूसरा क्या होगा, इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स। अगर मान लो कोई कंप्लेन आया है तो उसकी इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना, कहाँ क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्यों कंप्लेन आया, क्या ये सही कंप्लेन है, तो इंक्वायरी करना। टेक ग्रेवियंसेस रिगार्डिंग डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स, सेफगार्ड्स गारंटीड टू शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर लॉ। क्लियर है, कानून के तहत जो भी इनको राइट्स, इनके प्रिविलेजेस इनको मिले हुए हैं, क्या वो सही है, क्या उस पर कोई कंप्लेन आया है, उनके राइट्स का वायलेशन तो कहीं नहीं हो रहा है, कहीं उनको दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो सारी चीजें कंप्लेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये लोग। ठीक है, देखिए, पार्टिसिपेट एंड एडवाइस। अब समझ लीजिए कि जब तक जा करके हम उनसे मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो बस इतनी सी बात है। देखिए, engage in socio-economic planning process, evaluating the progress of tribal development under union and state। क्लियर है, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के तहत इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन करना, देखना, एग्जामिन करना और रिकमेंड करना, ये सारा काम है इनका। सबमिट रिपोर्ट्स। अब जैसे मान लो कि कोई जांच कर रहे थे, लोग को चीजें देख रहे थे या कोई प्लान बना रहे थे, कुछ भी था, तो जो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट होगी ये प्रेसिडेंट को देते हैं। एनुअल रिपोर्ट का मतलब ये है कि इन जनरल टर्म में एनुअल की बात कर रहे हैं। मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि जैसे मान लो कोई काम मेरे को दिया गया और मैं यहाँ पर चेयरपर्सन हूं और मेरी टीम पूरी काम कर रही है बहुत अच्छे से, हमने एक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हमें फोकस्ड एक वर्क दिया गया था और वो हमने किया,
और वो हमारा वर्क 1 साल का था, 10 दिन में कंप्लीट हो गया, 15 दिन में कंप्लीट हो गया, तो क्या हम उसको 1 साल बाद ही प्रेसिडेंट को देंगे? नहीं, पहले भी दे सकते हैं। लगता है कि नहीं, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। बहुत खतरू कुछ हमने रिकमेंडेशन दिया जिससे एकदम तुरंत स्पीडी डेवलपमेंट हो सकता है, डिले नहीं करना है तो दिया जाएगा, ठीक है। तो जनरल टर्म में सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड अदर रिपोर्ट्स डीम्ड नेसेसरी। क्लियर है? मतलब जो भी एनुअल रिपोर्ट है या कोई और रिपोर्ट भी लगता है कि नेसेसरी है तो वो प्रेसिडेंट को दे देंगे विद फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। क्लियर है? जो भी इनके जांच में आया है या जो भी इनका रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे ऐसे ये इंप्लीमेंट हो जाए, यहाँ पर ये चीजें लग जाए, तो उसमें ये रिपोर्ट अपना दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। रिकमेंडेशन किसको देते हैं? पहली फुर्सत में तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो बना है वो अपना एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? तो वो देते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उसको रखेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन अगर मान लो राज्य से संबंधित है तो क्या? तो राज्य से संबंधित है तो क्या किया जाएगा? गवर्नर को देंगे प्रेसिडेंट, और गवर्नर फिर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखेंगे और फिर वहां पे डिबेट होगा, डिस्कस होगा, और कोई अगर इनके जो भी मतलब रिकमेंडेशंस है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो उसका उनको जवाब देना होगा कि क्या कारण है कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, मेक रिकमेंडेशन, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या इनके रिपोर्ट्स को ना सबमिट करने पे या ना एक्सेप्ट करने पे डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है? तो हाँ, देना पड़ता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेचर को। क्लियर है? ये याद रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए, मेक रिकमेंडेशंस proposes measures for effective implementation of safeguards and for the protection, welfare, socio-economic development of STs। क्लियर है? कुल मिलाकर के इनके ओवरऑल चारों तरफ से ग्रोथ के लिए जो जो इनको लगता है सुझाव वो प्रेसिडेंट को देते रहेंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रखते रहेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाते रहेंगे गवर्नर के थ्रू, और वो लागू होता रहेगा। अदर फंक्शन क्या है? डिस्चार्ज एनी एडिशनल फंक्शंस एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। अभी हमने देखा था 2005 में कि प्रेसिडेंट ने बोला कि ये तो कर ही रहे हो, इसके अलावा ये भी करो, ठीक है। तो एक्सपांडिंग द कमीशंस रीच एज गवर्नेंस नीड इवॉल्व। क्लियर है? जैसा सरकार को लगे कि इनके और रीच को बढ़ाना है, इनके और दायरे को बढ़ाना है, तो प्रेसिडेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। बहुत तेज शायद मैं बोल गया, पर ठीक है, काम चल जाएगा इतने से। मुझे लगता है कभी कभी फास्ट बोल जाता हूं, पर ठीक है। एडिशनल फंक्शन, वाह कितना बढ़िया जगह है, देखो इतना बढ़िया जगह पे जाकर रहो, बढ़िया पेड़ पौधे, मजा ही आ जाए, क्या बात। एडिशनल फंक्शंस, चल ले भाई चल ले। एडिशनल फंक्शंस स्पेसिफाइड इन 2005। ये वही प्रेसिडेंट ने जो कहा कि आपके ये काम तो पहले से ही डिफाइंड है, आप थोड़ा सा ये और काम ले लो हमारे तरफ से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इनके काम को, फंक्शन को एक्सपांड कर सके, इनके दायरे को बढ़ा सके, और वहां पे बढ़ाया गया 2005 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो बनाया गया था, थोड़ा धीरे बोल देता हूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो बनाया गया है, उनके दायरे को प्रेसिडेंट के द्वारा कब बढ़ाया गया? तो आप याद रखेंगे 2005 में बढ़ाया गया। क्या क्या बढ़ाया गया था? थोड़ा बहुत मेंस की अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो काम आएगा, नहीं करते हैं तो ऐसे भी चल जाएगा काम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। The President specified a comprehensive set of additional functions in 2005। कुल मिलाकर के 2005 की बातें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपके पढ़ने में नहीं आ रहा तो आप ये पढ़ लो, हेडिंग काम हो जाएगा, ठीक है। इधर के हेडिंग्स पढ़ लो, मैं बाकी रीड कर रहा हूं, आप सुन लेना। क्वालिटी सुधारोगे तो बराबर दिखना चाहिए। एक्सटेंडिंग द कमीशंस मैंडेट टू एड्रेस लैंड, फॉरेस्ट, लिवलीहुड एंड कल्चरल राइट्स ऑफ ट्राइब। कुल मिलाकर के ट्राइब्स के ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पे प्रेसिडेंट ने कहा कि हम आपके पावर दायरे बढ़ा रहे हैं। फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज, आप जानते हैं आदिम समय से, मतलब जो पुराने समय से हमारे जंगलों पे डिपेंडेंट है, जंगल में रह रहा है, वो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो अगर ट्राइबल कम्युनिटी है तो उनके वहां पे एकदम से उनको डिस्प्लेस ना कर दिया जाए, भगा ना दिया जाए। आप जानते हैं कई राज्यों में से डिस्प्यूट चलते रहते हैं, ठीक है, उड़ीसा का मैटर आपको भी पता होगा। तो ये भी बातें हैं, तो उनको थोड़ा देखते रहे। तो सेफगार्ड ऑनरशिप राइट्स ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो तेंदुपत्ता हो गया या कोई जड़ी बूटी वाला बात हो गया, या कोई ये चीजें चुनते हो तो उसके लिए इनको अलग किया जाए, नहीं किया जाए, ये सब रिकमेंडेशन देंगे। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये इस तरह की बातें हैं, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट ट्राइबल राइट्स, बता दिया मैं। ओवर लैंड, कुल मिलाकर के मान लो कि डॉक्यूमेंट नहीं है और हजारों साल से वो रह रहे हैं, तो भाई हजारों साल से रह रहे हैं तो जमीन उन्हीं की है ना, सरकार फिर वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी के जो वो हैं मुखिया हैं उनसे मिलेंगे ये लोग और चीजें डिस्कस होंगी,
या जो नेशनल कमीशन है वो डिसाइड कर देगा कि नहीं, यहां से अगर इनको डिस्प्लेस कर दिया तो इनका पूरा कल्चर खराब हो जाएगा। कल्चर मतलब जो इनका रहने का तरीका है, रहन सहन है, जगह है, ये लोग पूरा यहाँ से जुड़े हुए हैं। और अगर लगता है कि नहीं कोई मिनरल बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें हटाया जाए, तो हाँ डिस्प्लेस भी किया जा सकता है। लेकिन डिस्प्लेस कैसे किया जाएगा? इनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि उठा के कहीं भी फेंक दिया, बराबर उनको वहां पर उनके जैसा इन्वायरमेंट मिले, वो वहां पे खुश रहें, तो डिस्प्लेस किया जाएगा। ये कमीशन डिसाइड करेगा कि किस कंडीशन में डिस्प्लेस करना है और किस कंडीशन में नहीं करना है। कमीशन के बिना रिकमेंडेशन के डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ओवर लैंड, मिनरल्स एंड वाटर, ये मिनरल के केस में भी यही है। जैसे मान लो कोई जरूरी मेटल है और हमें निकालना है, जैसे मान लो लोहा हो गया, आयरन निकालना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भाई आयरन तो जरूरी है, इसके बिना हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप होगा। तो फिर जाकर के वहां पे बोलेंगे कि नहीं भाई आप लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, ये आपको एक्स्ट्रा प्लेस हम दे रहे हैं, मतलब इसके बदले हम यहाँ पे प्लेस दे रहे हैं। और फिर वहां पे बातचीत की जाएगी उनसे, ऐसा नहीं कि मारपीट के भगाया जाएगा। एक ह्यूमन अंडर लॉ चीजें चलेंगी, कमीशन के लोग वहां जाएंगे, चीजें एग्जामिन करेंगे कि हाँ ये एथिकल है या अनएथिकल है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हाँ मिनरल जरूरी है, निकाला जाएगा, इसके लिए रोका नहीं जाएगा। और मिनरल को निकालने के लिए क्या होगा, इनको डिस्प्लेस किया जा सकता है। वाटर रिसोर्सेस वगैरह की भी व्यवस्था होगी। लिवलीहुड एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रमोट वाइबल लिवलीहुड स्ट्रेटजीज एंड इंप्रूव रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्राइब्स डिस्प्लेस बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब वही माइनिंग वगैरह हो गया, कुछ माइनिंग हो रहा है, मिनरल माइनिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे अगर स्थिति में हटाया जा रहा है। प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड, क्लियर है। कुल मिलाकर के इनको अपनी जगह से भगाया नहीं जाएगा और भगाया नहीं जाएगा। उनको अगर अच्छे से रिहेबिलिट किया जाता है, कहीं से कहीं प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा कमीशन है वो अपना डिसीजन लेगा, मतलब रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट को, एंड देन आफ्टर किया जाएगा। तो ये याद रखिए। एनवायरमेंट एंड पैसा, आप जानते हैं प्रमोट ट्राइब पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मतलब आप जानते हैं कि पोचर लोग होते हैं, जानवर मार देते हैं, बेचारे फंस ट्राइब जाते हैं, या नहीं भी फंस रहे हैं तो इनकी जिंदगी किस पे डिपेंडेंट है? जंगल पे। तो जंगल में रहने वाले जो ट्राइब लोग हैं उनको बोला जाएगा कि देखो भाई आप थोड़ा सा मेहनत करो, मतलब हमारी मदद करो। कोई अगर पोचर आता है, कोई फॉरेस्ट कोई काट के ले जाता है, कोई जंगल चंदन चुराने वाले आ गए, ठीक है, तो ऐसे लोग अगर कोई आ रहे हैं तो उनके लिए आप थोड़ा कोलैबोरेट करना, हमें बताना, स्पाई बन जाना, खबरी बन जाना, कुछ भी कर देना, मदद कीजिए आप, क्योंकि आपसे अच्छा जंगल कोई नहीं जानता है। ये तो मैं भी देखा हूं कि इन लोगों से अच्छा जंगल के बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है। सोशल एफॉरेस्टेशन, जंगल वंगल काटने वाले को रोकना, ये सब करना, ठीक है, इनको भी प्रमोट करना कि देखिए आप उतना ही चीजों का यूज कीजिए क्योंकि आगे आपके लिए भी वो बचा रहे और आपके बच्चों के लिए भी बचा रहे। तो वो चीजें सस्टेनेबल जो बातें आती है। एंश्योर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेसा एक्ट 1996। आप जानते हैं पेसा एक्ट हमने 74वें संविधान संशोधन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 73वें संविधान संशोधन में तो देख लीजिए आप, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, मतलब कुल मिलाकर के इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया जाए, वो चीजें यहां पर हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत गजब की प्रैक्टिस, गजब की क्या मतलब, ठीक ठाक नहीं पर हाँ प्रैक्टिस, ट्राइब्स के द्वारा सदियों हजारों साल से या लाखों साल से की जाने वाली एक प्रैक्टिस है। ये करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, यहां पर पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, अब इस जंगल में ये क्या करेंगे, आग वाग लगा देंगे, जला देंगे, और फिर 2-3 साल यहाँ पर खेती करेंगे, और फिर खेती के बाद क्या होगा, अब ये चूंकि लैंड को कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है, बहुत उसमें फर्टिलाइजर्स और नेचुरल फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं डाला जा रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा, लैंड इनफर्टाइल हो जाएगा। तो फिर ये शिफ्ट कर जाएंगे यहां से यहां, फिर सेम प्रोसेस, फिर ये हो सकता है कि ये रोटेशन में हो, या हो सकता है कि आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, जंगल खत्म होंगे, और जंगल ही नहीं रहेंगे तो आदिवासी लोग कैसे रहेंगे, मतलब कम हो जाएंगे, उनको भी थ्रेट होने लगेगा। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा कि इनको बोला जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लोकल स्तर पे इसको झूम कृषि बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, बेवार, दहियार, चेन्ना, लेदान, ये अलग अलग नाम है। आप देखिए कहां पे, किस जगह पे, किस ट्राइब के द्वारा कौन सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस नाम से किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में मेनली, तो ज्योग्राफी में पूछा जाता है कौन सी ट्राइब्स किस जगह पे किस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग, मतलब कुछ ही जगहों पे किया जाता है प्रैक्टिस, सभी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं करती हैं। तो अगर किसी जगह पे किया जा रहा है तो वो किस नाम से किया जा रहा है, ये पूछा जाएगा। ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है, ठीक है। अब चूंकि एंशिएंट प्रैक्टिस है तो एकदम से उनको मारपीट के तो नहीं रोक सकते, लेकिन जाके बातचीत कर सकते हैं कि देखिए आपके इससे ये लॉस हो रहा है, हम बता देते हैं आप कैसे खेती कर लीजिए, आपका बेहतर हो जाएगा काम भी, कि आप आग लगाते हैं, आपके बच्चों को खतरा है, जंगल को भी खतरा है, जानवरों को भी खतरा है, तो प्रकृति को बचाइए। तो इस तरीके से ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वर्क टू रिड्यूस
and ultimately eliminate shifting cultivation practices that contribute to environmental degradation and impede ट्राइबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर है? इसमें खेती भी कम होगी, जंगल को भी खतरा है, प्रदूषण अलग है, एनवायरनमेंट को भी थ्रेट है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम बंद कर दिए तो। और बंद करने के लिए बातचीत करना, उनको समझाना, उनको खेती के तरीके सिखा देना कि आप सीख लीजिए, ऐसे ये खाद डालेंगे तो ये ज्यादा कल्टीवेशन हो जाएगा, ऐसे खेत को कल्टीवेट कर लेते हैं, सारी चीजें। उसके इंपॉर्टेंस को बताना, ये भी होता है कई बार हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है। जैसे हम सब पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारे पास किसी भी तरीके का किसी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग इक्वल हैं, एक जैसे हैं। लेकिन वहीं कई जगह पे आप जाएंगे तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो वो चीजें क्या है कि एजुकेशन या समझाने से चीजें समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, रिपोर्ट प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द कमीशन। कुल मिलाकर के जो शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके क्या क्या रिपोर्ट प्रोसीजर है और इनके पावर क्या क्या है। तो देखिए, रिपोर्ट सबमिशन प्रोसेस क्या है, तो एक लाइन में याद रखिए, ये अपने रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं। या अगर राज्य से संबंधित है, किसी स्टेट से संबंधित है, तो उस स्पेसिफिक स्टेट को, मतलब संबंधित राज्य को, कि गवर्नर को प्रेसिडेंट देते हैं और फिर गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाते हैं। बस ये दो बातें हैं। मतलब प्रेसिडेंट के पास आया, ये पार्लियामेंट में गया, और इधर गवर्नर को गया, और गवर्नर से स्टेट लेजिस्लेचर में गया। बस ये इतनी सी बात याद रखिए। रिपोर्ट आया किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने किसको दिया? हमारे पार्लियामेंट को। ठीक है, और पार्लियामेंट में रख दिया गया। अगर ये नेशनल के लिए है, मतलब नेशन के लिए है, तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए है तो, और राज्य के लिए तो गवर्नर के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर में। बस पढ़ देता हूं, देखिए। स्टेप 1, सबमिट टू प्रेसिडेंट। मतलब रिपोर्ट किसको देते हैं? ये इनको नहीं, वो है कि ये नहीं पहुंचाएंगे कि यहां जाएगा कि यहां जाएगा, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को दे दिए, इनका काम खत्म। ठीक है। कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल और स्पेशल report to the President of India. Step 2, laid before Parliament. President place the report before Parliament along with an action taken, memorandum and reasons for any non acceptance. क्लियर है? मेमोरेंडम होगा, मेमोरेंडम के तहत ये डिसाइड किया जाएगा क्या क्या हमने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं किया है तो उसका जवाब देना होगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। स्टेप 3, अब ये स्टेप 3 अलग ही है, आप ऐसे समझिए। इफ रिपोर्ट relates to a state matter, it is forwarded to the governor and placed before the state legislature। ऐसे याद रखो आप, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। इसको मतलब थोड़ा करेक्ट कर लोगे तो पढ़ने में आसान हो जाएगा, चीजें समझ आने लग जाएंगी कि अगर वो राज्य से संबंधित है तो गवर्नर को देंगे प्रेसिडेंट, और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में उसको रखेंगे। ठीक है, और फिर वहां से फिर वही मेमोरेंडम वाली बात कि डिस्कस होगा, डिबेट होगा, जो इनके रिकमेंडेशंस हैं वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर नहीं किया गया तो उसके कारण बताने होंगे। आसान सा है। चलिए, पावर एक लाइन में याद रखिए, सिविल कोर्ट के जैसा पावर है, इक्विवेलेंट टू अ सिविल कोर्ट। क्यों भाई? व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग मैटर, द एनसीएसटी एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ सिविल कोड इंक्लूडिंग समनिंग, एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन। क्लियर है? कुल मिलाकर के समन करना और लोगों को कहना कि भाई जो भी पर्सन है रिलेटेड वो आइए, हमें आपसे पूछताछ करनी है, जांच करनी है, या आपने जो एफिडेविट दिया है कि हाँ ये चीजें हुई है, ऐसा है, उसकी हम जांच करेंगे, उसके सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एग्जामिनिंग विटनेस ऑन ओथ। ठीक है, विटनेस को मैं कसम खाता हूं कि मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा कुछ। एंड देन आफ्टर ये देखना कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कुल मिलाकर के भाई खोज करना और डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना और डॉक्यूमेंट्स की फिर सत्यता की जांच करना, ये सारी चीजें हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, मैंने पहले ही बोला कि जो भी उनने शपथ पत्र दिया है, एफिडेविट दिया है, उसकी जांच करना कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो उसको बुलाना, उनसे बुला करके पूछताछ करना। ठीक है, रिक्वेस्टिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड और कॉपीज, कुल मिलाकर के पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज को मंगाना, देखना, उसको एग्जामिन करना। ठीक है, इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन, वहीं फिर से रेगुलेटिंग इट्स ओन प्रोसीजर। कुल मिलाकर के इसके पास अब देखो खुद का प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए आजादी है, और अगर आजादी है तो ये एक कोर्ट जैसा काम कर रहा है। ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि कोर्ट के डिसीजंस हो रहे हैं, किसी को बुलाना, उसको एविडेंस लेना, उससे जांच करवाना, ओथ लेना। ओथ जाते हैं हम भी कोर्ट में, आप भी जाओगे कभी कोर्ट में, भगवान न करे कभी जाओ, पर अगर मान लो देखने के लिए जाते हो, सीखने के लिए जाते हो, तो आप देखोगे, या जज बन के जाते हो तो आप देखोगे कि वहां पर गीता या जो भी
रिलीजियस बुक है उस पर पहले हाथ रखवा करके फिर बोला जाता है कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। चलिए देखिए, तो कंसल्टेशन मैंडेट, अब कुल मिलाकर के क्या है कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, मतलब बिना रिकमेंडेशन के काम नहीं होगा। तो देखिए, मैंडेटरी कंसल्टेशन बाय गवर्नमेंट, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द NCST ऑन ऑल मेजर पॉलिसीज मैटर अफेक्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर है? हर वो मेजर पॉलिसीज या मैटर जो शेड्यूल्ड ट्राइब को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिकमेंडेशन लेना ही पड़ेगा। क्लियर है? कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है भाई, बाइंडिंग है। इट इज बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दैट इंश्योर ट्राइबल वॉइस आर कंसिडर्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि ट्राइबल राइट्स को हम अवॉइड कर देंगे, आपको इनसे रिकमेंडेशन लेना ही होगा, ये मैंडेटरी है। दिस प्रोविजन मेक्स द NCST मोर देन जस्ट अ वॉचडॉग, इट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन गवर्नेंस डिसीजंस दैट इंपैक्ट द लार्ज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विथ प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन इंडिया। आप जानते हैं ये ऐसा नहीं है कि हमारे ट्राइब लोग हमें नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। आपको बता दो, मैं 2011 की जनगणना में, 2011 अभी तो होना बाकी हो ही रहा है जनगणना, बस जल्दी कमिंग सून में है, तो 2011 की जनगणना में इनकी मतलब अच्छी खासी वो है 8.6% टोटल पॉपुलेशन के, जो मतलब भारत का टोटल पॉपुलेशन है उसका 8.6% पॉपुलेशन ट्राइब्स का है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। हालांकि ये आपके अलग मैटर है, करंट अफेयर का मैटर है और वो अपने सेंसस का मैटर है, पर यहाँ पे मैं ऐसे बोल दिया कि ठीक है थोड़ा याद रह जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये कम है, मेजर लोग हैं हमारे देश में, एक अच्छा खासा इनका रिप्रेजेंटेशन है, और कम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, इंसान तो इंसान है, उसके राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ट्राइब से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनेगा अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। क्लियर है? तो ये चीज है और ये मैंडेटरी है, तो याद रखेंगे आप। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ NCST, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द NCST क्या है, तो द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टैंड एज अ क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर इन इंडियाज कमिटमेंट टू इंक्लूसिव राइट बेस्ड गवर्नेंस फॉर इट्स ट्राइबल कम्युनिटीज। क्लियर है? कुल मिलाकर के कि भाई ये एक पिलर के फॉर्म में काम करता है ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए। आप ऐसे याद रख लीजिए। प्रोटेक्ट्स लैंड फॉरेस्ट राइट्स। क्लियर है? इनके जमीन और इनके फॉरेस्ट राइट्स जो है, मतलब चीजों को, जंगल से संबंधित चीजों के फल फूल जो भी हैं वो उनका यूज करना, और उन्हीं पे अगर वो आश्रित हैं तो उनको लीवरेज देना, ये इनके राइट्स को बचाना। ठीक है? चैंपियंस ट्राइबल ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर लैंड, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल एंड वाटर, हमने अभी पढ़ लिया। रिसोर्सेज अगेंस्ट इंक्रोचमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर है? तो याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हमने पढ़ा भी था जस्ट पिछली स्लाइड में, वही चीजें हैं। स्ट्रेंथ शेड्यूल सेफगार्ड्स। ठीक है? तो शेड्यूल ट्राइब के सेफगार्ड की बात करेंगे। ठीक है? एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल। हमने ये 5th और 6th शेड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, तो यहां पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये चैप्टर शेड्यूल ट्राइब के लिए हम पढ़ रहे हैं, ना कि 5th और 6th शेड्यूल को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है? प्रोविजंस विच प्रोटेक्ट ट्राइबल ऑटोनॉमी इन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। क्लियर है? इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कुल मिलाकर के क्या है कि भारत के लोग हैं, और आपको बता दूं कि कई ट्राइबल कम्युनिटी में, हमारे कई ट्राइबल कम्युनिटी क्या, लगभग सभी ट्राइबल कम्युनिटी ने हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। जैसे आप जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा, तिलका माझी, बहुत सारे लोग हैं, बोधन दुआ, आप इनको देख लीजिए, तांटिया भील, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एमिनेंट लोग रहे हैं हमारे, मतलब आजादी की लड़ाई में। मतलब सोचो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए, गोरों को कूटने पीटने में। ठीक है? और गोरों को जो भी कूटा पीटा वो तो मेरा फेवरेट है हमेशा से। गोरे मतलब अंग्रेज। तुम भारतीय लोगों को मत बोलने लगना कि रेसिस्ट हो गया हूं मैं, फालतू बातें करते हो कई बार। हाँ, मेरे स्टूडेंट तो ऐसे किया करते हैं। ठीक है? बिल्कुल नहीं, अपने भारतीय लोग भारतीय हैं। जो हम पे रूल करने आएगा विदेश से वो हमारा दुश्मन है, मतलब हमको जो गुलाम बनाएगा वो दुश्मन ही है, और अब तो वैसे भी नहीं बना सकता, मारपीट के बहुत मजबूत हो गए हम लोग। एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन प्लानिंग टू इंश्योर ट्राइबल कम्युनिटीज आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड इन इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि
भाई कोई पीछे है या कहीं है तो भारत के डेवलपमेंट के एजेंडा में उनको भूल ही दिया जाए या भुला ही दिया जाए, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। विकास सबका होगा और सबका विकास सबका साथ होगा, ऐसा याद रखिए आप। ठीक है, आप सुनते आ रहे हैं ऐसी कहानियां कई सदियों से नहीं, कुछ ही सालों से। ठीक है, एड्रेसेस डिस्प्लेसमेंट, वर्क टू प्रिवेंट लैंड एलिनेशन, इंप्रूव रिहेबिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट डिस्प्लेस्ड ट्राइब्स एंड अपहोल्ड कल्चरल कंटिन्यूटी। आप जानते हैं किसी को अपने जगह से हटाना, उस जगह से जुड़ाव होता है, माटी का जुड़ाव बोलते हैं इसको। अगर आप किसी जगह पर रह रहे हैं तो वहीं से आपको प्रेम हो जाएगा, और वहां से किसी को अगर हटाया जाए तो उसको एथिकली बहुत एग्जामिन करके और बहुत आसानी से हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भागो यहाँ से, अब यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान आ रहा है। नो डाउट देश का विकास जरूरी है और देश के डेवलपमेंट के लिए किसी को, हमें भी अगर कहीं हटना हो तो हटना चाहिए, बट कैसे तरीके से, व्यवहार के साथ। ठीक है, नहीं तो तिलका मांझी की कहानी पढ़ना आप अंग्रेजों के साथ, पढ़ना एक बार, मतलब अच्छे आदमी थे, फ्रीडम फाइटर है हमारे। तो देखिए, क्विक रिवीजन एट अ ग्लांस, ये हम अभी सारे जो वो बना रहे हैं, कमीशंस बना रहे हैं, उसमें हम ये कर रहे हैं क्योंकि यहां से आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाता है आखिरी स्लाइड में, और बहुत मतलब आपका काम आसान हो जाएगा। अगर इतना याद रख लो अच्छे से ना, तो 50-60% काम तो आपका फिक्स है कि हो गया। देखिए, सबसे पहले यूज दिस समरी टेबल, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल देख लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्यों? आर्टिकल 338A मिलता है ट्राइब्स के लिए। अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट के साथ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग से कमीशन बनाया गया, और 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फॉर्म में शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन बनाया गया था। ये आपको याद है, तो ये यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, कहीं होगा हमारे पास। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहां गिरे? ये रहा 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो देखिए इसके साथ नेचर ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों? स्टैट्यूटरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ये आर्टिकल है संविधान में। ठीक है, ईयर ऑपरेशनल 2004 से ऑपरेशनल हुआ। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि 65वें संविधान संशोधन के बाद यह एक बॉडी बनी, ज्वाइंट बॉडी बनी, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs। क्लियर है? इसके बाद 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 2003 में, और इसमें हमने कह दिया कि स्पेशल कमीशन बनाया जाएगा, मतलब अलग से कमीशन बनाया जाएगा, किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब के लिए। 2004 से ऑपरेशनल हुआ। कंपोजिशन कितने हैं? 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और 3 मेंबर होते हैं। याद रखिए, अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं बाय वारंट, अंडर हैंड एंड सील। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। टेन्योर क्या है? 3 साल, ये हमने पढ़ लिया, और मैक्सिमम 2 टर्म के लिए, मतलब एक टर्म 3 साल, दूसरा टर्म 3 साल, इसके बाद घर। ऐसे याद रखिए। पावर क्या है? तो पावर इनके सिविल कोर्ट जैसा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो जब ये जांच वांच कर रहे होंगे उस समय इनका पावर कैसा है? आप एक लाइन में याद रख लो, पावर कैसा है? सिविल कोर्ट जैसा है। ठीक है। रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, एक लाइन में याद रखो। आगे हमने पढ़ लिया है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देंगे, प्रेसिडेंट गवर्नर को देंगे, गवर्नर स्टेट से संबंधित है, तो और स्टेट फिर किसको देगा? गवर्नर किसको देंगे? उस स्टेट के लेजिस्लेचर को, और फिर वहां पे डिस्कस डिबेट होगा। ये आपको पता है, मेमोरेंडम होगा, उनको पास करना होगा, चीजें एक्सेप्ट करनी होगी, नहीं करेंगे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा। बात खत्म। प्रीडिसेसर, ये क्या है? कंबाइंड नेशनल कमीशन, ये आप जानते हो 65th अमेंडमेंट से आया था, तो ये आपको याद होगा। रिलेटेड लेजिस्लेशन क्या है? पैसा एक्ट को ऐड किया गया है इसमें, तो ये आपको पता है कि फोकस एड्रेस ट्राइबल राइट्स, लैंड, फॉरेस्ट, प्रोड्यूस, डिस्प्लेसमेंट, 5th एंड 6th शेड्यूल को क्या किया गया था? ये क्या करते हैं? ये सारी चीजों को देखते हैं, ऐसे संबंधित मैटर को देखते हैं। ये तो आपको याद कराने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टिप, डिस्टिंग्विश NC ST आर्टिकल 338A कहां से? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसके पहले क्या था? तो ये दोनों साथ में काम करते थे। ठीक है, लेकिन दोनों ही याद रखो कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फॉर्म में काम किए। यहां से फोकस शेड्यूल ट्राइब, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फोकस ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक कमीशन अलग से बना दिया गया। ठीक है, तो दोनों ही टाइम ये 65th और 89 दोनों टाइम ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थे। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे को लगता है कि इतना बहुत ज्यादा है इस चैप्टर के लिए, आपको चीजें याद हो गई होंगी। चलिए, आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।